हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? पहली चीज तो मैं आपको बोलूं क्या, ये वाला जो जो भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब मेरे को जब आप देखते हो तो आप मॉर्निंग में मत देखो। एक तो आफ्टरनून में देखो, नहीं तो फिर जब आप स्लीपी फील करते हो तब देखो। ठीक है, तो मॉर्निंग में ऐसा कुछ पढ़ो आप जो आपको डिफिकल्ट लगता है, आपको सेल्फ स्टडी करना है, वैसी वाली चीजें आप मॉर्निंग में करो। और फिर दोपहर में खाना खाने के बाद में व्हेन यू फील ऐसा कि मैं सो जाऊं या थकान लग रहा है, टायर्डनेस लग रहा है, तब आप ऐसे लेक्चर देखना चालू करो, है ना, तो मजा आता है, नींद चली जाती है। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून फॉर दैट। चलो आ जाओ। ये अपन ने पढ़ लिया था क्या, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, यस, ये पढ़ लिया था, यहां तक पढ़ लिया था अपन ने। ये सारा याद आ रहा है क्या आपको? ये वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म, है ना। और थोड़ा सा मैंने आपको गूगल से दोनों का डिफरेंशिएशन बता दिया था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। तो क्विकली एक बार यहाँ से भी ये पढ़ लेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पढ़ के आयो क्या? मैंने लिखा था यहाँ पे, दिस इज होमवर्क, तो यू वर सपोज टू रीड दिस एंड कम। हैव यू? देखो यहाँ पे तो बहुत सारा ऐसा लिखा है ना, एक के नीचे एक। ये देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेन ऑब्जेक्टिव, फिर आर्ग्यूमेंट्स बोले इन फेवर एंड अगेंस्ट। मतलब क्या, दो चीजें हैं। अगर फेवर में बात करनी है तो प्रॉफिट मैक्स, क्योंकि ऐसे भी लोग रहेंगे ना जिनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, सिर्फ वेल्थ का उनको कुछ नहीं करना, तो वो फेवर में क्या क्या बोलेंगे। और अगेंस्ट में मतलब कि अगर अपने को ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करना है, मतलब बढ़ाना है, तो भाई कैसे बढ़ाए, मतलब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो कुछ चीजें फेवर में बोली है, कुछ अगेंस्ट में बोली है। सिमिलरली यहाँ पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में भी उन्होंने बोला है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज। फिर क्या होता है वेल्थ का मतलब, कैसा होता है, इट इज शोन बाय सम, यू नो, ये शेयर होल्डर्स वगैरह के वेल्थ के बारे में बोला है, नंबर ऑफ शेयर ओन वगैरह वगैरह, अपन पढ़ेंगे वो। और फिर वापिस से उन्होंने बोला है फेवर में और अगेंस्ट में। और एंड में वो क्या बोलते हैं पता है क्या? एंड में क्या बोलते हैं देखो, वैसे तो मैं समझा चुकी हूँ कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, बट देन स्टिल यहाँ पे एक बार पढ़ेंगे हम लोग। वो बोल रहे हैं इंस्पाइट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, मतलब हाँ, वो मान के चल रहे हैं कि अगेंस्ट में भी लोगों ने बोला है, मतलब अगेंस्ट में भी कुछ पॉइंट्स निकलते हैं किसके, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के, बट फिर भी इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। ठीक है, सो इसको उन्होंने मोस्ट अप्रोप्रिएट माना है। तो अगर एग्जामिनेशन में आपको पूछे कि दोनों का वर्सेस लिखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एंड यू नीड टू टेल अस कि कौन सा जस्टिफाई करेगा, तो यू नीड टू टेल दैट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अगेंस्ट में भी कुछ चीजें हैं, लेकिन इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। तो फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। चलो आओ यहाँ पे, ये तो बहुत लिखा है इन्होंने, बट फिर भी मैंने ऐसा छोटा सा चार्ट बना दिया है। आई थिंक ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम हम सिर्फ लेक्चर में सुने और बाद में नोट्स बना लेंगे, मैं वापस बोलती हूँ, आप सुनिए वापस मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने ये चार्ट खुद से नहीं बनाना है, ऐसा नहीं है, मैं दे रही हूँ, लेकिन आपको भी ये चार्ट्स खुद से आपके कॉपी में बनाना है। यू नीड टू मेंटेन नोट्स। ठीक है, उसके बिना क्लास में बैठना भी मत। आप खुद से लिखोगे ना तो मेमोराइज होते चलेगा वो। और अगर क्लास में नहीं लिख पाए तो आपके पास में फिर टेलीग्राम चैनल पे नोट्स अवेलेबल रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल कौन सा, आप यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा। दो चीजें हैं, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। यू कैन फॉलो अस ऑन दीज बोथ थिंग्स। दोनों का ही नाम आपको मिल जाएगा वहां पर, पाथवे लर्निंग्स के नाम से। ठीक है, ऑल राइट। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या बोलता है? समझो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, अरे हाँ ना, एवरी फॉर्म विच ओपन्स, कोई भी छोटी मोटी दुकान होगी, वो दूध डेयरी क्यों ना हो, या फिर किराना दुकान ही क्यों ना हो, प्रॉफिट तो कमाता है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं करेक्शन कर लेती हूँ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, अच्छा। एफिशिएंसी मतलब क्या, कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं और अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, एफिशिएंटली। मैं सोता नहीं हूं और मैं अपने काम को करता हूँ, तो दैट्स कॉल्ड एज समथिंग कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है, मेजर ऑफ एफिशिएंसी, क्या आपने बिजनेस को आपके एफिशिएंटली कैरी आउट किया है। लॉस हो गया तो आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, और प्रॉफिट हुआ तो कुछ तो अच्छा ही कर रहे हो। अच्छा करना मतलब ही एफिशिएंसी। और दूसरा क्या, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क।
मतलब बिजनेस खोला आपने, देखो आप सीए में बन गए, फिर आपने बोला मम्मी मैं ना एक छोटा बिजनेस कर रहा हूँ अपने फ्रेंड के साथ में, तो आई नीड सम इन्वेस्टमेंट। मम्मी ने बोला ठीक है इन्वेस्टमेंट ले ले, पर देखियो 1 साल करियो, अगर 1 साल में तुमको कुछ प्रॉफिट नहीं नजर आता है या तुम ऐसा एफिशिएंटली उसको नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ देना, आप कुछ दूसरा करना। और आपने क्या किया, मम्मी से 2 लाख रुपए ले लिया और 2 लाख रुपए का आपने 2.5 लाख बना लिया, मतलब क्या 50,000 आपने अर्न कर लिया उस पे। तो इट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। कि आप मम्मी को बोल पा रहे हो कि मम्मी मैंने 2 लाख का 1.5 लाख नहीं किया है, या 2 लाख का 2 लाख ही नहीं है, इट इज इंक्रीज्ड। भले वो थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है बट इंक्रीज हुआ है। तो आप मम्मी को बोल सकते हो कि मम्मी आई हैव वर्कड एफिशिएंटली, और दूसरा क्या, इट इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। प्रॉफिट कमाने ही बैठे यार सब लोग यहाँ पे। और देखो यहाँ पे 2 चीजें उन्होंने हमेशा पूछी है, मतलब प्रॉफिट में भी पूछी है और वेल्थ में भी पूछी है। फेवर में क्या है और अगेंस्ट में क्या है। तो फेवर में क्या क्या चीज पूछी है देखो, मतलब बोली है, इट हैज सेड दैट द मेन एम इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मुझे बोलो आप 2 लाख से क्या लोगों का सोच सकते हो क्या, मतलब आप ऐसे सोच सकते हो क्या कि चलो ठीक है अभी कुछ कंपनी ऐसे बड़ा कंपनी खोलेंगे, इससे लोगों को जमा करेंगे, उनको अपना प्लान समझाएंगे, फिर है ना मतलब क्या अपना शेयर कैपिटल निकालेंगे, लोगों को बोलेंगे कि हमारे शेयर्स है इसको क्या करो सब्सक्राइब करो, तो करेंगे क्या लोग, निकाल देती हूँ मैं भी कल अपना शेयर कैपिटल, ऐसा आईपीओ वगैरह निकाल देती हूँ मैं, तो लेगा क्या कोई, नहीं लेगा ना। बट ऑब्वियस ही चीज है, अभी तो कोई पहचानता भी नहीं है ऐसा होगा। हाँ बट अगर रतन टाटा जी निकाले या मुकेश अंबानी सर निकाले या ऐसी कोई जानी मानी कंपनी निकाले, तो फिर तो मैम हम अप्लाई करेंगे ही ना, क्योंकि हमको पता है कि हमारा पैसा यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पे जब आपने मम्मी से पैसे लिए 2 लाख रुपए, तो क्या सोच के लिए है, द मेन एम इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। भाई 2 लाख का 2.5 लाख करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूचर अनसर्टन है, तो अर्न प्रॉफिट फॉर फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज, मतलब क्या, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है ना, फ्यूचर हैज नॉट बीन डिसाइडेड। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आग लग गई, कुछ भारी नुकसान हो गया, फ्लड आ गया, ऐसी अनफॉर्चुनेट चीजें भी हो सकती है। और दूसरा क्या कि इकोनॉमिकल चीजें भी हो सकती है, जैसा पेट्रोल वगैरह है, तो क्या कर सकते हैं अगर दाम ही गिर गया तो, दाम बढ़ गया तो अच्छी बात है। स्टील का भी वैसे ही, दाम बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात, गिर गया तो फिर घाटा हो जाता है। वैसे ही देखो ये इसमें होता है, कमोडिटीज में होता है ना, ये चना मूंग, ये जो चीजें होती है इनके भी रेट्स कम ज्यादा होते हैं। तो क्या होता है कि आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा कि जब हम लेते हैं कमोडिटी कोई लेते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि इसका जब रेट बढ़ेगा तो इसको बेच देंगे, और अगर घट गया तो कुछ नहीं, खरीदेंगे उसको स्टोर करेंगे, और घट गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, यू आर इन लॉस, ठीक है। और अगर प्रॉफिट करना है तो जब चीज का रेट बढ़ेगा, जो भी कोई आपको कमोडिटी बेचना है उसका रेट बढ़ेगा तो आप बेच देना, उससे प्रॉफिट हो जाएगा। बट देन अगेन द फ्यूचर इज अनसर्टन, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। तो आपको प्रॉफिट क्यों कमाना है, समझो इस साल प्रॉफिट कमा लिया, 1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, और अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर यू हैव बुक्ड अ लॉस ऑफ 40,000, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट, क्योंकि पिछले साल तो आपने 1 लाख प्रॉफिट कमाया ही है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस बार अगर 40,000 का नुकसान हो गया तो स्टिल आप प्रॉफिट साइड में हो 60,000 से, देयरफॉर यू नीड टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है क्या। इट सेज फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज के लिए यू नीड टू अर्न प्रॉफिट। मेन सोर्स फॉर ग्रोथ, मतलब अगर मुझे ग्रो करना है तो प्रॉफिट कमाना ही पड़ेगा। देखो घर का पैसा कब तक जमेगा ना, 2 लाख रुपए, 2 लाख का अगर लॉस कर भी लिया, 50,000 का अगर लॉस कर लिया, फिर भी 1.5 लाख आपके पास में है, आपके पास में स्टोरेज है उतने मटेरियल का, ठीक है। और अगर लॉस हो गया तो 50,000 का, आपके पास में 1 लाख का फिर भी अभी मार्जिन है, और उसमें लॉस हो गया तो फिर मैम क्या बंद करना पड़ेगा दुकान, क्योंकि ग्रो कैसे करेंगे फिर। और समझो 2 लाख का 2.5 लाख कर लिया, या 3 लाख कर लिया, 3.5 लाख कर लिया, तो आपके पास में लेवरेज है किसका, 2 लाख मैम मम्मी से लिए थे, 1 लाख और आ गया तो और बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, है ना, और सारी चीजें हम लोग खरीद सकते हैं। तो इट इज अ मेन सोर्स फॉर ग्रोथ। डू यू गेट माई पॉइंट। देन प्रॉफिट इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं और मुझे प्रॉफिट हो रहा है, इकोनॉमिकली मैं वेल टू डू, आई एम सेटल्ड, ठीक है, इफ यू आर अर्निंग अ प्रॉफिट। ये सारी चीजें हैं फेवर में
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। अब अगेंस्ट में क्या बोल रहे हैं, अगेंस्ट बोलो क्या होता है इसका मतलब, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स, क्या होता है इसका मीनिंग, एक्सप्लॉइटेशन, स्पेसिफिक एक्सप्लॉइटेशन का मीनिंग बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, कमेंट्स में लिखो, यूट्यूब पे भी चल रहा होगा ये लेक्चर। एक्सप्लॉइटेशन मतलब मेरा मेन एम क्या है, प्रॉफिट कमाना। फिर मैं 10 रुपए की चीज 20 में बेचूं या 25 में बेचूं या 30 में बेचूं, मेरा मेन एम क्या है, प्रॉफिट कमाना। फिर वो चाहे कैसी भी चीज हो, क्वालिटी अच्छा देना पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बट अगर रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो मेरा मेन एम तो क्या है, प्रॉफिट कमाना, वो चाहे कैसे भी कमाओ। तो नॉर्मल सोसाइटी के लोग अगर समझो एक ही किराना दुकान है पूरे सोसाइटी में एक ही है, और दूसरा क्या, मुझे अर्जेंसी है कोई चीज की, तो बाहर अगर जाके लूंगी तो वही चीज मुझे 15 में मिल जाएगा, 15 रुपीज में मिल जाएगा। बट अगर सोसाइटी में लूं तो दे आर कॉस्टिंग मी द सेम थिंग एज 30 रुपीज, मतलब क्या, आई एम पेइंग एक्स्ट्रा। इसको बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन। मतलब लोगों का नुकसान हो रहा है इससे, जो क्या कंज्यूमर्स वगैरह है उनके, क्योंकि मेन एम क्या होता है इसमें, प्रॉफिट कमाना, वो कैसे भी कमाओ। ठीक है, दूसरा है इग्नोर्स रिस्क। मैंने क्या बोला आपको, घर का पैसा होता है तो भाई ठीक है ना, नुकसान हुआ खुद का, प्रॉफिट हुआ खुद का, ठीक है, तो इसमें रिस्क का कोई वो नहीं होता है कि हाँ चलो ठीक है लॉस हो गया तो अब क्या करूं, लोगों को पैसे देने। वेल्थ में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स के पैसे, तो हम पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी एज सच नहीं है, क्योंकि मम्मी आपको कोई ऐसे वो नहीं करने वाली कि हैरेस नहीं करने वाली कि हाँ नहीं तूने 2 लाख रुपए लेके गया ना, अभी दे, कैसे भी करके मुझे उसके 3 लाख रुपए चाहिए, है ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम तक बोलेगी, उसके बाद में क्या करेगी बेचारी। देन इट इज अ वेग कॉन्सेप्ट। कितना अजीब लगता है, लोग बोलते हैं कि हाँ मतलब तुमसे प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हो क्या, मतलब कुछ भी बेचोगे, प्रॉफिट कमाना है इसलिए बिजनेस कर रहे हैं। और कोई भी यार प्रॉफिट कमाने ही बैठा है। देखो यू मी नॉर्मल जिनके ये शॉप्स वगैरह होते हैं, वो लोग क्या सोच के करते, प्रॉफिट ही कमाना है। पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका मोटो रहता है कि हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइज करें। ठीक है, तो वेल्थ इज समथिंग दैट अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स लेके रखे हैं ना, तो वो मेरा पैसा बढ़ रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं कि मेक मनी वर्क फॉर यू। आपको एक कॉन्सेप्ट पता है क्या, इफ यू वर्क फॉर मनी, तो मतलब क्या आप काम करते ही रहोगे करते ही रहोगे करते ही रहोगे, थोड़ा बहुत पैसा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। बट वॉट इज द अनदर कंसेप्ट ऑफ दिस इज मेक मनी वर्क फॉर यू, इन्वेस्ट योर मनी सच दैट यू गेट रिटर्न, ऐसे आप सो रहे हो तब भी। ठीक है, तो अभी आप देख सकते होंगे कि यूट्यूब पे वगैरह कितने लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पे बात करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना, शेयर्स में है ना, बॉन्ड्स में, बहुत सारी चीजें, क्रिप्टोज में। दे टॉक अबाउट द फेवर थिंग्स अगेंस्ट थिंग, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, निफ्टी वगैरह होता है, देखो रोज डेली अपडेट्स आते हैं उस पर। तो इट इज समथिंग दैट मेक मनी वर्क फॉर यू। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेग कॉन्सेप्ट। किसको, सिर्फ प्रॉफिट कमाने को। कोई दुकान खोल के बैठ गया, कुछ भी बेच रहा है और बोल रहा है कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। सो इट इज समथिंग दैट अगर आप 10 रुपए की कॉस्ट है और आप उस चीज को बेचते हो 30 में, तो डू यू गेट द पॉइंट दैट 20 रुपीज का मार्जिन है इस पे। ठीक है, वो पर्सन इसको 15 में भी बेच सकता है, लोगों का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वही चीज को वो 30 रुपए में बेच रहा है, मतलब सोचो ना, 20 रुपए का प्रॉफिट, रादर यहाँ पे भी वो प्रॉफिट नहीं है 5 रुपए का। देन क्या करें, वेग कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं वो इसको, है ना। नैरो कॉन्सेप्ट, नैरो मतलब क्या, इट विल बी जस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए और खुद के बिजनेस के लिए, दैट्स इट। तो इट सेज दैट नैरो कॉन्सेप्ट है सोशल एंड मॉरल ऑब्लिगेशंस। अब यहाँ पे आ जाओ आप, सेम चीज को मैं अंडरलाइन करती हूँ। कम ऑन, और आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, it says the profit earning is the main aim of the business, then future is uncertain, the firm should earn more and more profit to meet the future contingencies, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओ कि फ्यूचर में अगर कुछ अनसर्टेनिटीज हो गई, जैसे मैंने आपको वो कमोडिटीज का एग्जाम्पल दिया, मतलब क्या, मूंग दाल कोई भी चीज है आपने लेके रख दी, अगर दाम गिर गया उसका तो आपको लॉस हो जाएगा उसमें, और अगर पिछले साल प्रॉफिट कमाया तो फिर नॉक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आप 60,000 प्लस में ही हो। द मेन सोर्स ऑफ ग्रोथ फॉर द बिजनेस इज प्रॉफिट। घर का पैसा तो 2 लाख है,
2 लाख को बढ़ाओगे तभी तो ग्रोथ कर पाओगे, एंड 2 लाख का बढ़ना मतलब क्या, प्रॉफिट कमाना। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज रिक्वायर्ड। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ rationality as profit acts as a measure of efficiency and economic prosperity। ये पॉइंट सारे कवर कर लिए हमने। यस, अगेंस्ट में क्या बोला है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स, इट इग्नोर्स द रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद प्रॉफिट। प्रॉफिट इन इटसेल्फ इज अ वेग कॉन्सेप्ट एंड मीन्स डिफरेंटली टू डिफरेंट पीपल। ठीक है, इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एट द कॉस्ट ऑफ सोशल एंड मॉरल ऑब्लिगेशंस। मतलब मॉरल ऑब्लिगेशंस बोले तो क्या, सोशल में भी क्या आ गया, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वर्कर्स का और कंज्यूमर्स का, और दूसरा क्या, मॉरल ऑब्लिगेशंस। मतलब अरे मेरे को लोगों से लेन देन ही नहीं है भाई, वो कितना पैसा, अगर गरीब भी होगा तो नहीं, मैं बोलूंगी 30 रुपीज से पे करो, ठीक है, या तो 20 तो भी करो। मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का ही सोच रही हूँ, मैं नहीं सोच रही हूँ लोगों का। आई एम नॉट थिंकिंग ऑन मॉरल ऑब्लिगेशंस और सोशल। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं ऐसे मतलब यहाँ पे धर्मशाला खोल के बैठी हूँ। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज अ वेग कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अभी बात करेंगे हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में। बोलो क्या अपन ने क्या बोला है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब मैक्सिमाइजेस द स्टॉक होल्डर्स वेल्थ। मतलब छोटे 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 बहुत सारे स्टॉक होल्डर्स रहेंगे। नॉट ओनली सिंगल पर्सन विल इन्वेस्ट इन सो मेनी शेयर्स, बहुत सारे लोग थोड़े 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 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके इट विल बिकम ह्यूज, और लोग भी कमाएंगे और फर्म भी कमाएगी इसमें, बट लोगों का ज्यादा प्रॉफिट है क्योंकि पैसा ही लोगों का है ना। मैं देखो, अगर 100 रुपीज के अगर मैंने 1 लाख शेयर्स निकाल दिए तो ये कितना पैसा बन गया, कितना पैसा बन गया ये, 1 करोड़ रुपया बन गया ना। 1 करोड़ में तो कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी ले लो। कोई बड़ी मशीन हो गई, वर्कर्स को हायर करना है, प्रोडक्ट का डिजाइन बनाना है, नए प्रोडक्ट्स कुछ लॉन्च करना है तो उसका डिजाइन बनाना है, एसएम को याद करो, है ना, प्रोडक्ट डिजाइन वगैरह बनाए, उसमें पैसे लगेगा, R&D करना है, मार्केटिंग करना है, सब में पैसा लगेगा। ये 1 करोड़ रुपया आप यूज करोगे, ये 1 करोड़ रुपया आपके घर का है क्या, नहीं। दिस मनी इज ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स का पैसा है ये। तो वेल्थ किसकी मैक्सिमाइज होगी, शेयर होल्डर्स की। इस पे जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे, मतलब क्या, कंपनी काम करके जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो कंपनी रखेगी क्या, नहीं। देखो इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक होता है रिटेंशन, एक होता है रिटेंशन और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी देखो, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा होगा तो क्या करती है, कभी अगर डिविडेंड मिला होगा तो आपने देखा होगा पर शेयर इतना डिविडेंड हमने दिया है, और कुछ पैसा क्या होता है, रिटेन होता है। रिटेन क्यों, फ्यूचर एक्सपांशन के लिए। आई राइट डाउन हियर, फ्यूचर एक्सपांशन, क्योंकि कंपनी चलती रहती है। आपको पता है कि परपेचुअल सक्सेशन, आपने अगर बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में मतलब कब, 11th-12th में, परपेचुअल सक्सेशन, फ्यूचर के लिए कंपनी, लोग आए जाए कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलते रहती है सालों साल। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी सर इस कंपनी को चला रहे। ठीक है, और अब मुकेश अंबानी सर जब नहीं रहेंगे तो इसको कौन चलाएगा, आकाश अंबानी। रिसेंटली आपने न्यूज में पढ़ा होगा, है ना, एक क्या, एक कोई सेक्शन उनका जो कंपनी का है वो उसका जो CEO है वो किसको बना दिया है, आकाश अंबानी को। उसको अभी वो लीड करेंगे, उनके बाद उनका बेटा, द हेयर टू दैट फैमिली, आकाश अंबानी के बेटे। ठीक है, सो फ्यूचर एक्सपांशन के लिए कुछ मनी जो रहता है वो रिटेन रहता है, बट मेजरली बात करेंगे तो पैसा किसको जाता है, अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसमें, शेयर होल्डर्स में। तो इसीलिए यहां पर बोला है मैक्सिमाइजेस शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो वेल्थ का मतलब क्या होता है, मेक मनी वर्क फॉर यू। ठीक है, मतलब मैं सो भी रही हूँ, कोई कंपनी का शेयर अगर गप से बढ़ गया, ऐसा ये डिविडेंड आ गया, तो भाई मैंने थोड़ी काम किया है, कंपनी का डिविडेंड तो मुझे आ गया, मैंने तो सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। द इंडिविजुअल स्टॉक होल्डर कैन यूज दिस वेल्थ टू मैक्सिमाइज हिज इंडिविजुअल यूटिलिटी। मतलब क्या, कि अगर मैं सिंगल शेयर होल्डर हूँ, आप सिंगल शेयर होल्डर हो, शेयर्स में इन्वेस्ट करूँ, आपकी यूटिलिटी कब कंप्लीट हो जाएगी, कि भाई अगर मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट करके अगर उसके 300 रुपये बना लिए तो मेरी एक यूटिलिटी मीट हो गई है। द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द सिंगल सब्सटीट्यूट फॉर स्टॉक होल्डर्स यूटिलिटी।
स्टॉक होल्डर ये नहीं बोल सकता कि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, मैं जाके काम करूंगा प्रॉफिट ज्यादा होगा। नो नो नो, अगर वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगा, शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, डिविडेंड मिलेगा, सो दैट इज द ओनली सोर्स कि वहां से एक पर्टिकुलर स्टॉक होल्डर की यूटिलिटी मीट हो पाए, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ मैंने कमाया है। ठीक है, अब उसका अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो इट वर्क समथिंग लाइक दिस। शेयर होल्डर की वेल्थ की बात करेंगे हम, तो नंबर ऑफ शेयर्स ओन्ड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ 100 शेयर्स इनटू करंट स्टॉक प्राइस पर शेयर, हायर द स्टॉक प्राइस पर शेयर ग्रेटर विल बी द स्टॉक होल्डर्स वेल्थ। तो मतलब करंट प्राइस क्या चल रहा है, समझो मैंने खरीदा था इसको ₹80 में, पेनी स्टॉक है समझो, 80 में खरीदा, अभी उसका प्राइस चल रहा है 120, है ना, पहले खरीद के रखा था से 1 ईयर बिफोर, अभी उसका प्राइस अगर ये चल रहा है और मेरे पास में 100 शेयर्स है, तो स्टिल आई एम एट प्रॉफिट। तो करंट स्टॉक प्राइस क्या चल रही है, और जितना बोल रहे जितना हायर स्टॉक प्राइस रहेगा उतना स्टॉक होल्डर्स का वेल्थ ज्यादा रहेगा। मुझे बोलो इसके लिए तो मैं काम कर ही नहीं रही हूँ ना यार, कंपनी में जाके एम आई वर्किंग, नो। अब जो ये मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ से जो पैसा मुझे आता है इसको मैं क्या करती हूँ, सम पोर्शन आई कीप इट फॉर माई पर्सनल एक्सपेंस, और बचा हुआ मैं क्या कर देती हूँ, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देती हूँ। नाउ दैट स्टॉक प्राइस इंक्रीजेस, ऑब्वियसली मैं कोई ऐसे ही तो इन्वेस्ट नहीं कर दूंगी, व्हाट आई विल डू इज आई विल एनालाइज, आई विल इन्वेस्ट, ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगी जहां पे मेरा पैसा बढ़े। ऑलराइट, तो इट इज ग्रोइंग, है ना, डिविडेंड भी मिलेगा, तो जितना ज्यादा प्राइस रहेगा उतना ज्यादा मेरी वेल्थ बढ़ेगी। यहां से तो मैं एक्टिवली इनकम कमा रही हूँ, और वहां से क्या होगा, पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं, जिसके लिए मैं काम नहीं कर रही हूँ बट इनकम हो रहा है। ठीक है, अब उसके फेवर और अगेंस्ट की बात करते हैं। ये देखो मेन चीज अगर आपको ध्यान लाना है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या, इट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। और शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। फेवर और अगेंस्ट की चीजें, फेवर में क्या बोला है, शॉर्ट टर्म मनी लेंडर्स गेट पेमेंट ऑन टाइम, मतलब बैंक से पैसा अगर जमा किया है तो बैंक को टाइम पे उनका पैसा वापस मिल जाएगा। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया होगा कंपनी से, उनको भी मिल जाएगा। डिबेंचर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, तो मैम फिर वो बैंक में और ये डिबेंचर्स में इसमें क्या फर्क है, मतलब कंपनी तो बैंक से भी ले सकती है ना, और डिबेंचर होल्डर्स से भी लेती है, तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर्स को एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट होता है उस पर। डिबेंचर होल्डर्स इट इज समथिंग लाइक दैट कि मैंने भाई एफडी बना दिया है, रख दिया है, 4 साल बाद में वो जब रिडम्पशन हो जाएगा तो मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, रिडम्पशन अमाउंट भी मिल रहा है। ठीक है, और परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, मतलब इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो लिखा कैसे होता है डिबेंचर्स का, 8% डिबेंचर्स, ठीक है, 10% डिबेंचर्स, ऐसा लिखा होता है। तो उसका क्या मीनिंग हुआ, मतलब 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर। तो शॉर्ट टर्म मनी लेंडर्स भी होंगे तो उनको पेमेंट मिलेगा ऑन टाइम। लॉन्ग टर्म गेट फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, यस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी रहेंगे तो उनको भी इंटरेस्ट मिलेगा। एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयज की भी वेल्थ बढ़ेगी। देखो कंपनी में जो लोग एम्प्लॉयज काम करते हैं ना, उनको भी कंपनी शेयर्स देती है, शेयर नॉर्मल प्राइस पे नहीं देती। अगर मुझे कंपनी का शेयर खरीदना है तो 100 रुपया भरना पड़ेगा, करंट प्राइस भरनी पड़ेगी। और अगर कंपनी की एम्प्लॉय हूं मैं तो मुझे 100 रुपये नहीं भरना है, मुझे डिस्काउंटेड प्राइस लगेगा। मतलब क्या, सेम शेयर मुझे मे बी 80 रुपीज पे मिल जाएगा, नहीं तो 70 रुपीज पे मिल जाएगा, है ना, डिस्काउंटेड प्राइस बोलते हैं जिसको। तो मतलब एम्प्लॉयज का देखो ना कितना अच्छा भाग्य बोल सकते हैं जिनको, कि एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनको शेयर्स मिल रहे हैं कम दाम पे। ठीक है, तो उनका भी वेल्थ बढ़ रहा है। और वेरियस रिसोर्सेज इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट यूज। ठीक है, और अगेंस्ट में क्या क्या चीजें बोला है, सोशली अनडिजायरेबल, ओ ओ ओ मतलब क्या, कंपनी किसकी है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग रिलायंस का एग्जाम्पल लेंगे, कंपनी किसकी है, मुकेश अंबानी सर की। काम कौन करेगा, वो करेंगे, उनके एम्प्लॉयज करेंगे। प्रॉफिट किसको होगा, उधर कंपनी को होगा। उसका क्या पूरा का पूरा हमको देने वाले, क्या नहीं देने वाले, कंपनी के पास रहेगा। प्रॉफिट हो भी गया तो थोड़ा बहुत पोर्शन हमको देंगे, जितने शेयर्स हम उसमें इन्वेस्ट करके रखा है उतना ही हमको प्रॉफिट देंगे, पूरा का पूरा देंगे क्या, नहीं। लॉस हो गया तो हमको बोल देंगे भाई लॉस हो गया। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसा होता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी आपका और लॉस हुआ तो वो भी आपका। रिस्क है भाई इक्विटी में इन्वेस्ट करना, मतलब देखो एकदम सेफ बोले तो डिबेंचर्स है,
फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वाइंड अप भी कंपनी हो गई तो पहले तो डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगा, फिर आते हैं वो लाइन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मतलब क्या इक्विटी से पहले प्रेफरेंस वालों को उनका पैसा दे दिया जाएगा, और तीसरा क्या, फिर इक्विटी। और प्रॉफिट अगर हुआ तो पहले वो केस में भी पहले डिबेंचर्स को दे देंगे, प्रेफरेंस को, और बचा हुआ जितना भी प्रॉफिट रहेगा वो किसका, इक्विटी वालों का। देखो प्रॉफिट तो है लेकिन अनडिजायरेबल भी है ना, कब अनसर्टेनिटीज आ जाए कौन बता सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। कंपनी को भारी नुकसान हो गया, या कंपनी ने जो सोचा था उस टर्म्स पे तो काम किया ही नहीं, कंपनी ने सोचा था प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलेगा मार्केट में, मार्केट ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, लॉस हो गया, क्या करेंगे, सोशली अनडिजायरेबल और लोगों का पैसा है। अब समझो कोई बैंक ओपन हो गई, मैं बताती हूँ आपको, हाँ कोई बैंक ओपन हो गई, बैंक ने बोला ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये वाली सर्विस फ्री देंगे, ऐसा कार्ड देंगे, इस कार्ड पे आपको ये इतना इतने का छूट रहेगा, आप इसको बाद में भी पे कर सकते हैं, 2 साल बाद में भी पे किया तो हमको इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी चीजें होती है तो लोग लालच में आ जाते हैं, ओ अच्छा फिर मैं तो लोन ले लेता हूँ ना, एक काम करता हूँ कि मुझे ये लोन लूंगा तो इंटरेस्ट देने का काम नहीं है, और अगर मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो मुझे नहीं क्या ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, से नॉर्मल बैंक में आपको मिलता होगा 6% ऑफ इंटरेस्ट, और सम बैंक विच इज न्यूली ओपन बोलती है कि मैं 7.5% आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो लालच मैं उस बैंक में इन्वेस्ट कर दूंगी, और अगर बैंक का कुछ दिवाला निकल गया तो बैंक इज नॉट गोइंग टू पे यू, गॉन, योर मनी इज गॉन, योर इंटरेस्ट इज गॉन, सोशली अनडिजायरेबल। तो ये तो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूं मैं, ऐसे कंपनी का है भाई, कि कंपनी के शेयर्स में आपने इन्वेस्ट तो किया लेकिन कंपनी की शेयर प्राइस रेड में भी जा सकता है, रेड में गया तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसे कैसे, मैंने तो 100 इन्वेस्ट किया तो 100 तो वापस करो, नहीं भाई, रेड में हो गया ना वो, अगर 80 रुपीज वहां पे दिख रहा है तो आपको 80 वापस मिलेगा, बेचोगे शेयर तो आपको 100 नहीं मिलने वाला। हाँ और प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट भाई, तो प्रॉफिट में तो आप खुशी हो ना, कंपनी थोड़ी बोलेगी हाँ प्रॉफिट हो गया आपने तो 100 ही इन्वेस्ट किया था, नहीं, बट इट इज सोशली अनडिजायरेबल। लॉस हो गया तो कंपनी सेज आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, नॉट अ डिस्क्रिप्टिव आइडिया। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में एक चीज है कि मैंने घर का पैसा लिया है और मैं ना रिस्क इतना लेती ही नहीं हूँ, मैं उतना ही रिस्क बेयर कर सकती हूँ, या उतना ही मैं सोचती हूँ कि मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, इतना हो गया ना बस खत्म। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में देयर आर नो लिमिट्स, नो लिमिट्स एट ऑल, एक्सपेंशन कितना भी हो सकता है, मैं कितना भी आगे तक सोच सकती हूँ, इनोवेशन सोच सकती हूँ, प्रोडक्ट डिजाइन सोच सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा पैसा है नहीं, लोगों का पैसा है, और लोगों का पैसा मेरे पास इतना है कि मैं कितना भी इन्वेस्ट करूं फिर भी मेरे पास बच रहा है। सोचो ना वो 1 करोड़ रुपए आ रहे हैं यार, तो आप ऐसा नहीं सोचते 10,000 की ये चीज है कर लो, कोई 1 लाख कहीं पे इन्वेस्ट करना है कर दो, सोचने की जरूरत है कि 1 करोड़ रुपया है, पर सेंसिबल चीजों में। इट इज नॉट अ डिस्क्रिप्टिव आइडिया बट, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं बोल सकते हाँ प्रॉफिट होगा ही, समझ रहे हो आप, इट कैन गो रॉन्ग ऑल्सो, इट इज नॉट अ डिस्क्रिप्टिव आइडिया। Then stockholders wealth does not lead to firms wealth maximization। मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्टॉक होल्डर का वेल्थ बढ़ना मतलब जो प्रॉफिट होगा थोड़ा बहुत पोर्शन को रिटेन करेंगे, बचा हुआ सब शेयर होल्डर्स का है, ये फर्म का है क्या, नहीं, डज नॉट लीड टू फर्म्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कंपनी का नहीं है या फर्म का नहीं है, इट इज शेयर होल्डर्स वेल्थ। एंड एंडेंजर टू ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ओनरशिप मतलब कौन है, मैं हूं ओनर, शेयर होल्डर्स मैं आप, हम लोग ओनर्स है, और मैनेजमेंट क्या है, कोई और है, मतलब आप मैनेजमेंट पे रिलाई कर रहे हो, देयर इज XYZ पर्सन, आप इस पर्सन पे भरोसा करके ये जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, अंधा भरोसा बोलते हैं ना जिसको, आंख बंद करके भरोसा, वो है मैनेजमेंट पे, और मुझे पता है कि मैनेजमेंट कैसा काम करेगी, अगर मैनेजमेंट ने अच्छा काम नहीं किया तो लॉस होगा, क्योंकि ये दोनों चीज सेपरेटेड है। देखो मुझे खुद पे भरोसा होता है, हाँ मैं काम करूंगी ना तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगी, लेकिन आई कैन नॉट रिलाई ब्लाइंडली ऑन समवन हु इज एन थर्ड पार्टी जिसको मैंने देखा भी नहीं है। भाई अगर अपन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते तो ये देखते हैं कि वहां पे कौन काम कर रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, मैं सबको जानती हूँ क्या, हाँ we just invest because there is a brand, it's a company which is working good, that's it। मैनेजमेंट का हमारा कोई लेने देना नहीं है, तो इट सेज दैट इट इज सेपरेटेड, मतलब हम रिस्क ले रहे हैं, ये सारी चीजें क्या बोले अगेंस्ट में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बट फिर भी इट सेज इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। डू यू गेट माई पॉइंट? अगर आपको ये लिखना है तो एक
2 मिनट दे रही हूँ, प्लीज राइट डाउन फास्ट। फिर उसके बाद में हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, विच इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया है। थोड़ा जूम करूँ क्या? हाँ, आई थिंक नाउ इट इज विजिबल। हो गया ये। आई रिपीट अगेन, इसका जो पीडीएफ है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। नाउ वी कम टू स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ एफएम बोलोगे क्या? एक एक पॉइंटर मुझे। नंबर 1 पॉइंट, what happened to pen? Not working well, anyways. Okay, बोलो फर्स्ट पॉइंट। पहली चीज तो ये एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता कौन है? सीईओ। ठीक है, सीईओ ऑफ द कंपनी मैनेजेस ऑल द फाइनेंस ऑफ द कंपनी। एंड फर्स्ट पॉइंटर जो स्कोप में आता है, फाइनेंस मतलब क्या? पहले तो जानो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस। यार कुछ ज्यादा ही फालतू काम कर रहा है ये पेन। फंड्स, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, मीनिंग समझ में आया क्या आपको? कंपनी को कितने पैसे की जरूरत है, ये कहाँ आएगा? स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगा। मतलब आप इसको बोल सकते हो टाइप ऑफ प्लानिंग, कि भाई फंड का कितना रिक्वायरमेंट है। अगर अपने को रेज भी करना है लोगों से तो ऐसा करेंगे क्या? एक काम करो, मतलब सीईओ ऐसा मीटिंग में आया और बोल रहे हैं एक काम करते हैं शेयर होल्डर्स, हम ना 4 लाख शेयर्स को निकालते हैं, आईपीओ निकालते हैं या एफपीओ निकालते हैं, फर्दर पब्लिक इशू निकालते हैं, तो जमेगा क्या? ऐसा नहीं। अरे पहले ये तो जान लो आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा की जरूरत है, और जितने पैसे की जरूरत है फिर उतने का आप निकाल दो, जब भी आपको शेयर्स निकालने हैं उतना। फिर उसके बाद में है नंबर 2, रेजिंग फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अलग अलग जगहों से आपको फंड रेज करना है। मतलब क्या? नेशनल बोलो या इंटरनेशनल बोलो, इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे सेपरेटली। आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए, ठीक है, तो इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। नेशनल मतलब क्या? बहुत सारे सोर्सेस है ऑफ रेजिंग फंड्स। बैंक से लो पैसे, या तो क्या करो, हायर परचेज करो, जिसको आप क्या बोलोगे कि मैं इंस्टॉलमेंट में आपका पेमेंट करूंगा। दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, रेजिंग फंड्स। ठीक है, कि मेरे पास फंड नहीं है लेकिन मैं हायर परचेज करके धीरे 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 पेमेंट करूंगा। थर्ड थिंग क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा रेज कर लो। फोर्थ थिंग डिबेंचर्स। उसके बाद में क्या? शेयर्स। तो जो मेन होता है, मेन थिंग होता है वो होता है शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स में भी 2 पार्ट्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ठीक है, और इंटरनेशनल के बारे में सेपरेटली बहुत सारी चीजें गिवन है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, एडीएस जीडीएस वगैरह। ठीक है, सो रेजिंग फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। पहले रिक्वायरमेंट जान लो, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। उसके बाद में कहां से पैसा रेज करें, रेजिंग फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। नेक्स्ट नंबर 3, पैसे का सब जान लिया आपने, कितना पैसा कहां से अरेंज करना है वगैरह। नंबर 3 इट सेज इन्वेस्टिंग द फंड्स, इन्वेस्टिंग द फंड्स। कंपनी क्या करेगी? आपसे लेके कहीं और इन्वेस्ट कर देगी क्या? बैंक में कोई एफडी बना देगी या दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करेगी क्या? नहीं, वो तो बिजनेस करेगी ना। बिजनेस इन्वेस्ट करना मतलब क्या? बिजनेस में एक काम करो, मशीनरी खरीदो, मशीनरी खरीदो। नंबर 2 रॉ मटेरियल खरीदना है। नंबर 3 बिल्डिंग,
जहाँ पे लोग काम करेंगे, मतलब लोगों को बैठने के लिए ऑफिस लगेगा ना, ऑफिस बिल्डिंग जिसको बोल सकते हैं, ऑफिस खरीदना है या ऑफिस रेंट पे लेना है, ठीक है। नंबर 4 और क्या चीज हो सकती है? स्किल्ड लेबर हायर करना है, स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर मतलब आई थिंक एम्प्लॉयज बोल सकते हो, स्किल्ड लेबर और एम्प्लॉयज, ठीक है, जिनको आपको हेवी सैलरी पे करना है। नंबर 5 रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करना है। नंबर 6 आपको मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना है, मार्केटिंग बोल सकते हो। नंबर 7 प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन हेवी एक्सपेंस होता है इस पे, तो कैसे करेंगे ये देखो, ये रिक्वायरमेंट जान लिया, फंड को रेज कर लिया वेरियस सोर्सेस से, मतलब क्या, शेयर्स, डिबेंचर्स, यहाँ से वहां से, बैंक से, हर जगह से आपने पैसा रेज कर लिया, ठीक है। अब उसको क्या करना है? इन्वेस्ट। इन्वेस्ट कैसा करना है? ये सारा चीज में देखो, इन्वेस्ट किया तो रिटर्न भी तो मिलना चाहिए ना। ये पैसा इन्वेस्ट किया, किसका पैसा है? शेयर होल्डर्स वगैरह का पैसा है, इन्वेस्ट किया तो इस पर रिटर्न भी मिलना चाहिए, तो वो भी किसका जिम्मेदारी है? सीईओ। अच्छा प्लान करो फिर, सीईओ के पोस्ट पे लोग ऐसे ही नहीं जाते। हाँ हाँ। दूसरा क्या, और बोलो चीजें, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? एफएम देखो, डायरेक्टली मैं बुक से भी पढ़ा सकती हूँ, देयर इज बुक इन फ्रंट ऑफ मी, वही पॉइंट्स लिख रही हूँ जो बुक में है, लेकिन उसको अगर ऐसे लिखेंगे या ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ेंगे तो इट्स वे टू इजी, ठीक है। नंबर 4 इट सेज फंडिंग डे टू डे वर्किंग कैपिटल। आपको इसके ऊपर पूरा का पूरा एक मतलब क्या टॉपिक, ऐसा चैप्टर है, वर्किंग कैपिटल, और एक दूसरा क्या है? कैपिटल एक्सपेंस, जो क्या बड़े बड़े मशीन्स वगैरह में इन्वेस्ट होता है। वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं? नंबर 1 डेटर्स, डिबेंचर्स बोल रही हूँ, डेटर्स। नंबर 2 क्रेडिटर्स, डेटर्स से पैसा आता है, क्रेडिटर्स को हम पैसा देते हैं, ठीक है। नंबर 3 कुछ एक्सपेंस होंगे डे टू डे, उसको मैनेज करना। और क्या, और क्या होता है? और जो भी याद आएगा तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब क्या? डिबेंचर्स से पैसा आना, क्रेडिटर्स को पैसा देना, और अगर समझो अपन ने बैंक से कुछ छोटा मोटा लोन लेके रखा है तो बैंक का इंटरेस्ट वो पैसे से पे करना, तो ये कहाँ से सारी चीजें होगी? ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। मतलब क्या मैं आपको इसका मीनिंग अगर बताऊं एकदम क्रिस्प वे में, तो इट इज समथिंग कॉल्ड एज लिक्विड मनी, ऑलवेज अवेलेबल विथ कंपनी। मतलब क्या? जिसका कन्वर्जन इनटू मनी विद इन 3 मंथ 6 मंथ विद इन अ ईयर हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्या है? इससे ही रिलेटेड है नेक्स्ट पॉइंटर, नंबर 5। नंबर 5 इट सेज कलेक्टिंग ऑन टाइम फ्रॉम डेटर्स एंड पेइंग टू क्रेडिटर्स ऑन टाइम। तो वर्किंग कैपिटल मैनेज कर ही रहे हैं ना, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, वो पॉइंटर यहीं पे कवर हो गया। इनसे टाइमली पैसा आना, ठीक है, और इनको टाइमली पैसा पे करना, दैट्स इट। मैनेजिंग फंड्स एंड ट्रेजरी ऑपरेशंस, ये मैनेजिंग फंड्स ही बोलते हैं ये सब, इसको मैनेजमेंट ऑफ फंड्स ही बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल्ड में आप लिख दो स्कोप में ऊपर, you can write down here managing funds and treasury operations, ठीक है। इन सबको वही बोलते हैं, मैनेज करना, रिक्वायरमेंट जानना, रेज करना फंड को, इन्वेस्ट करना, फंडिंग करना डे टू डे, यू नो, वर्किंग कैपिटल फंड करना, देन उसके बाद में डेटर्स से टाइमली पैसा लेना। मतलब क्या? डेटर्स को कॉल करो, भाई आपका ड्यू डेट हो गया, कब पेमेंट कर रहे हो, नहीं पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट चढ़ेगा फिर, ठीक है। और क्रेडिटर्स को ऑन टाइम पेमेंट करो, नहीं तो क्रेडिटर्स आपके सिर पे खड़ा होके बोलेगा कि मुझे अब इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करो, ठीक है। सो डू इट ऑन टाइम। नेक्स्ट पॉइंटर इज इंश्योरिंग अ सेटिस्फैक्टरी रिटर्न टू ऑल स्टेक होल्डर्स। मैंने आपको क्या बोला? जब ये आप पैसा रेज कर रहे हो, ये इन्वेस्ट कर रहे हो, ये चीज कर रहे हो, ये तीनों चीज कर रहे हो, देखो 1 2 3, रिक्वायरमेंट जानना, फंड रेज करना, रेज पैसा लोगों से किया है आपने, ये शेयर्स वगैरह से, देन इन्वेस्ट किया उसको। अब ये सब चीजें किया तो लोगों को इस पे रिटर्न भी चाहिए, तो एक काम करो, व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे एक ऐसा कॉलम बनाओ और राइट डाउन हियर इंश्योरिंग
ensuring satisfactory return to all stakeholders. स्टेक होल्डर्स मतलब कौन सब होते हैं? एम्प्लॉयज हो गए, लेबर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, कंपनी के प्रमोटर्स हो गए, एवरीवन स्टेक होल्डर्स में सब आ गए। और शेयर होल्डर्स मतलब क्या? जिन्होंने शेयर्स को सब्सक्राइब किया है। तो सेटिस्फैक्टरी रिटर्न सबको होना चाहिए, नॉट ओनली सिंगल पर्सन की बस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट हो गया मतलब ठीक है। ठीक है क्या? सो अगर इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में किसी में, तो ऑब्वियसली इट वुड बी, एंड क्या बोल सकते हैं जिसको, माइंडफुल थिंग टू एक्सपेक्ट रिटर्न। मुझे कुछ तो इसमें रिटर्न में चाहिए। पेइंग इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, देखो यहाँ पे आपने बैंक ये डिबेंचर होल्डर से पैसा रेज किया है, यहाँ पे बैंक से पैसा रेज किया है, तो इन लोगों को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो राइट डाउन हियर पेइंग इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। देखो यहीं पे पॉइंट्स बन रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट ऑफ फंड्स ही बोलते हैं। रीपेइंग लेंडर्स ऑन ड्यू डेट, ये लेंडर्स ही है ना, ये डिबेंचर्स डिबेंचर होल्डर्स लेंडर्स है, बैंकर्स लेंडर्स है, और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ये भी हो सकते हैं। तो इनको क्या करना? रीपेइंग लेंडर्स ऑन ड्यू डेट, मतलब इनसे पैसा लिया है तो इनको पैसा वापस तो करना पड़ेगा ना। एक तो दो चीजें होती है, इंटरेस्ट दो, और दूसरा क्या, इनका जो मुद्दल पैसा है, मतलब मुद्दल पैसा मतलब इनका जो बेसिक मनी है वो भी तो वापस करना पड़ेगा। सो राइट डाउन हियर पेइंग देम ऑन ड्यू डेट। ठीक है, रिपेइंग देम ऑन ड्यू डेट। नेक्स्ट है मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स ओवर लॉन्ग टर्म। बिल्कुल बेसिक है, वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर आप अलग से पॉइंटर लिख सकते हो। इसका मेन पॉइंटर है, और कौन सा पॉइंटर हो जाएगा ये? 10th। तो बहुत सारे पॉइंटर्स हो गए हैं, मैंने मिक्स एंड मर्ज करके लिखे हैं, तो आप देख लेना कौन से पॉइंटर को क्या नंबर देना है ना। वर्किंग कैपिटल, डेटर्स, क्रेडिटर्स को मैंने मर्ज कर दिया इधर। फिर उसके बाद में इंश्योरिंग सेटिस्फैक्टरी रिटर्न्स, और ये पेइंग इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड रीपेइंग देम ऑन टाइम, इनको मैंने मर्ज करके यहाँ पे लिख दिया। ये अलग अलग पॉइंटर्स है, अभी देखेंगे अपन। तो यहाँ पे 10th पॉइंटर में क्या बोला है उन्होंने? मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, मैक्सिमाइजिंग वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स ओवर लॉन्ग टर्म। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता, मतलब आपने लिया और बाद में आप एकदम 15 दिन बाद, 20 दिन बाद बोलते हो कि मुझे इस पे रिटर्न चाहिए, तो वैसा नहीं होता। यू नीड टू वेट फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है। देन नंबर 11 पॉइंट, इंटरफेयरिंग विथ कैपिटल मार्केट्स। ठीक है, ये ऑल इन ऑल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इंटरफेसिंग कैपिटल मार्केट्स, इसको मुझे याद दिलाना, अपन सेपरेटली इस पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ लिख दो। देन अवेयरनेस टू ऑल द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स, है ना। डेवलपमेंट मतलब क्या? R&D करना, ये यहाँ पे लिखा है मैंने, ये पॉइंटर लिखा है, इसी के सामने लिख दो अवेयरनेस ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, कुछ नया अगर आया तो आपको उस हिसाब से आपकी कंपनी में कुछ डाइवर्जन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो R&D में उस पॉइंट को मर्ज कर दो। देन है इंक्रीजिंग द फर्म्स कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इन द मार्केट। अगेन वो कैसे होगा, ये चीजें लिखी है देखो मैंने, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन में कुछ अगर चेंजेस करने और अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, क्यों? क्योंकि देयर इज अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अगर आप नॉर्मल चीजें कर रहे हो, जैसे समझो किसकी बात करूं मैं, चाय पत्ती कितनी सारी है ना, वाघ बकरी है, रेड लेबल है, और भी बहुत सारे हैं जो कंपटीशन में। तो बेटर कौन परफॉर्म करेगा? जिसका प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा होगा, मतलब जिसकी चाय बहुत टेस्टी लगती होगी लोगों को। देन उसके बाद में देर आर n नंबर ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कितने तो फेस वॉशेज है, कितने क्रीम्स है, कितने बॉडी वॉशेज है, कितने बॉडी लोशंस है। मुझे बताओ आप क्या करते हो? स्पेसिफिकली कुछ एक यूज कर सकते हैं, अपन हर प्रोडक्ट तो नहीं खरीद सकते ना। तो इतने प्रोडक्ट्स में देर इज एन इमेंस कंपटीशन। तो कंपटीशन कैसे हम लोग मीट कर पाएंगे? विद दिस मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, रिनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन। तो इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फर्म्स कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल स्ट्रेंथ
इन द मार्केट। वो कब बढ़ेगा? ये सब चीजें करो, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्ट आपको दिखेगा कि हाँ बिक रहा है, प्रोडक्ट बिक रहा है, मार्केट में इसकी बहुत पहचान हो रही है प्रोडक्ट की, है ना, लोगों से इसका बहुत डिमांड आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली मैं फाइनेंस को बराबर मैनेज करूंगी। ठीक है, देन उसके बाद में अदरिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसको भी अपन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या, एथिक्स और मॉरल्स को ध्यान में रखते हुए बिजनेस को कैरी करना, मतलब एनवायरमेंट को बहुत हार्म नहीं करना, है ना, लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप लोगों का मतलब एम्प्लॉयज का नहीं सोच रहे हो, एम्प्लॉयज को कहीं पे कट आ रहा है, एम्प्लॉयज को बर्निंग हो रहा है, एम्प्लॉयज की डेथ हो रही है, स्टिल योर कंपनी इज नॉट बॉदरिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड डील विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो। इसका तो अलग से सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसको मीट करना ही पड़ता है। तो लास्ट पॉइंटर में आप डाल सकते हो यहाँ पे, इट्स 14th पॉइंट। ठीक है, अब बहुत सारे पॉइंटर्स हुए, मैंने बहुत इधर उधर मैनेज करके उसको लिखा है, तो आप नंबरिंग कर देना प्रॉपर। इट सेज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, एथिकली मॉरली कंपनी को कैरी करना। अब आ जाओ आप इधर, पार्ट 2 भी मैंने शेयर किया है आपको टेलीग्राम चैनल पे, आपको इसका PDF मिल जाएगा। What does it say? Financial management today covers the entire gamut of activities and functions given below. The head of finance is considered to be importantly the CEO in the most organization and performs the strategic roles. His responsibilities include क्या क्या? Requirement जानना, raise करना funds through national and international sources, keeping in mind the cost effectiveness. मतलब क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने इंटरनेशनल पैसा तो मंगा लिया, लेकिन उसका जो पे बैक रिटर्न बोलते हैं, उन लोगों को भी तो मुझे रिटर्न देना पड़ेगा ना। जैसे अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ या मैं बैंक से लोन लेती हूँ, तो बैंक ऐसा बोलती है कि ले लो फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा, नहीं, इंटरेस्ट देना पड़ता है मुझे। तो ऐसे अगर मैं इंटरनेशनली पैसा रेस करूँ, तो उनको भी तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मुझे ये देखना पड़ेगा कि नेशनली रेस किया तो कितना कॉस्ट लग रहा है, इंटरनेशनली किया तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है। इंटरेस्ट मतलब कंपनी के पॉकेट से पैसा जा रहा है। ठीक है, तो कंपनी नीड टू थिंक अपॉन दैट, दोनों में से कौन सा बेटर है। देन इन्वेस्टिंग इन द फंड्स, रिक्वायरमेंट जान लिया, रेस कर लिया, इन्वेस्ट कर दिया। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जानो, फिर डेटर्स से कलेक्ट करो टाइम पे और पे करो क्रेडिटर्स को टाइम पे। मैनेजिंग फंड्स एंड ट्रेजरी ऑपरेशंस, ऊपर हमने लिखा था टॉप में। इंश्योरिंग सेटिस्फैक्टरी रिटर्न टू ऑल स्टेक होल्डर्स, पेइंग इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, repaying lenders on due date, maximizing the wealth of the shareholders over long term. Then interfacing with the capital markets, इस पॉइंट को हम अलग से डिस्कस करेंगे। Awareness of the latest developments in the financial markets, then increasing the firm's competitive financial strength in the market and adhering to the requirements of corporate governance. Are we good to go with this pointers? अगर ये एग्जाम में आया तो नॉट लेस देन, मतलब आराम से आएगा 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स और मोर। पर देखो पॉइंट्स याद आना टाइम पे इज अ बिग डील। आई थिंक सो अब आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। वी हैव मेड अ चार्ट। ठीक है, ये चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। एक काम करती हूँ, ये वाले चार्ट को मैं इधर कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, डन। आपको लिखना है ये, या तो बाद में थोड़ा सा पीछे लेके लिख लेना अब। ठीक है, ये देखो, फिर भी मैं ऐसा थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ठीक है, हैंडराइटिंग पे मत जाना। मैनेजिंग फंड्स एंड ट्रेजरी ऑपरेशंस, अब ये पैराग्राफ यहीं से पढ़ लेते हैं। द अबव एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर कवर्ड इन ग्रेटर डिटेल्स अंडर डिफरेंट चैप्टर्स। ओके, द प्रायोरिटी डेफिनेशंस ऑफ स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉल इनटू 3 ग्रुप्स। ओके, इट सेज वन व्यू इज दैट द फाइनेंस इज कंसर्न विद कैश। ठीक है, आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वन व्यू क्या है? इट इज कंसिडर्ड एज
or concerned with cash. Another extreme is relatively narrow definition that financial management is covered with raising and administering funds. मतलब क्या, पैसा रेस करना और उसको कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके कौन सी चीजें करना है, is called as administration of an enterprise. Third approach is that it is an integral part of overall management rather than a staff स्पेशली कंसर्न विथ फंड रेजिंग ऑपरेशंस. ऐसा नहीं है कि फंड कहाँ से रेज किया सिर्फ उससे मतलब नहीं, इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट. रेस कहाँ से किया, फिर कौन कौन इसको पैसा कहाँ लगा रहा है, रॉ मटेरियल आया तो उस रॉ मटेरियल पे काम कैसा हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन के आया है तो उसको मार्केटिंग करके उसको हम लोग कैसे कंज्यूमर तक लेके जाके बेच रहे हैं, उस सब it is overall part of integral management rather than specifically considered with raising fund कि पैसा कहाँ से आ रहा है. In this connection, Azra Solomon says that in this broader view, the central issue of financial policy is the wise use of funds. Obviously यार, मतलब बोलने की क्या बात है, ये बोल रही है it is wise use of funds. Obviously ये तो हम भी करते हैं, wise use of funds. One apparently straightforward approach is to define the scope of financial management as something which embraces those areas in which the finance officer or treasurer operates. ठीक है क्या, ये वो एरिया कवर करता है जिसमें एक फाइनेंस ऑफिसर काम करता है और ट्रेजरर मतलब क्या, ट्रेजरी मतलब किसको बोलते हैं, जहां पे बहुत पैसा रखा है उसको ट्रेजरी बोलते हैं. अब वो सब मैनेज कर रहा है, इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, से 20 लाख की रिक्वायरमेंट है, ट्रेजरी के पास जाओ, और से 1 लाख की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस ऑफिसर के पास जाओ. ट्रेजरी मतलब बिगर क्या बोल सकते हैं उसको, व्यू. द ट्रबल विद दिस empirical definition is that the responsibilities carried out by the company treasurers vary quite widely from one organization to another. Of course, जो फाइनेंस मैनेज करती है एक कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरे कंपनी, सबका जो क्या बोलते हैं तरीका है वो वाइडली डिफरेंट है. इसको कौन कैसा मैनेज करता है, वन नेवर नोज. मतलब मुझे नहीं पता कि अंबानी कंपनी कैसे फंड्स को मैनेज करती है, टीसीएस कैसे करती है, ठीक है, आई डोंट नो दैट. तो इट वैरी quite widely from one organization to another. ठीक है, तो ये पैराग्राफ ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ऐसा इतना लिखना है. आपको अगर इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल कैटेगरीज फॉल इनटू 3 ग्रुप्स एंड व्हाट आर दे, तो one view is that it is cash, concerned with cash. Another, it is a narrow definition that financial management is concerned with raising and administration of funds of an enterprise. नैरो डेफिनेशन है ना, मतलब क्या, रेस करो और एडमिनिस्टर करो, इतना ही है क्या फाइनेंस, नहीं, इट इज बियॉन्ड दैट. एंड थर्ड, इट सेज दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट रादर देन स्पेसिफिकली कंसर्न्ड विथ फंड रेजिंग ऑपरेशंस. ठीक है, इतना भी लिखा तो आई थिंक आपका आंसर गुड टू गो है. हाँ, अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 बेसिक रोल्स प्ले करती है. क्या, putting funds to work within the business and to control their productivity. हाँ, फंड को लगा दिया काम पे, बट उसका कितना प्रोडक्टिविटी मिल रहा है, मतलब उससे रिटर्न क्या मिल रहा है. देखो, अगर मैंने रॉ मटेरियल लाया तो मैं क्या बोलूंगी कि रॉ मटेरियल का जो आउटपुट निकलना चाहिए वो अच्छा ही होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि एबनॉर्मल लॉस ही हो रहा है, नो. अगर मैं पैसे को काम पे लगा रही हूँ, मतलब पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि ये पैसा प्रोडक्टिवली काम करे. प्रोडक्टिवली मतलब क्या, बस लगा दिया पैसा, ऐसा नहीं. शुड वर्क प्रॉपरली, रिटर्न होना चाहिए. आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ फंड्स, सिलेक्ट सोर्सेस फ्रॉम विच दे मे बी ऑब्टेन्ड. अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फंड का रिक्वायरमेंट जानो, नीड ऑफ फंड्स कितना है, कहाँ से हम लोग उसको अरेंज करेंगे, सोर्सेस. रादर ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए और ये सेकेंड पॉइंट. आइडेंटिफाई नीड फॉर फंड्स एंड सिलेक्ट रिसोर्सेस और सोर्सेस फ्रॉम विच दे मे बी ऑब्टेन्ड. और सेकेंड पॉइंट में होना चाहिए पुटिंग फंड्स टू वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल देयर प्रोडक्टिविटी. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट. रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस विद अदर बिजनेस फंक्शन. बिजनेस के क्या क्या फंक्शंस है,
रॉ मटेरियल परचेस करना, फिर परचेस किए हुए रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में लगाना, फिर जो भी हमारा मतलब क्या फाइनल प्रोडक्ट बन गया उसको डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाना। अकाउंटिंग फंक्शन मतलब क्या, जो पैसा आया गया उसका अकाउंटिंग होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, लेबर, स्किल्ड वर्कर्स, एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना, उनको पेमेंट करना। R&D फंक्शन मतलब क्या, ऑल इन ऑल ये वाले सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये देखो, रॉ मटेरियल परचेस किया, फिर ये स्किल लेबर है ना, फिर R&D पे खर्चा, ऑलराइट। तो ये सारी चीजें, और ये क्या करते हैं हम, ये परचेस करते हैं रॉ मटेरियल का जो आउटपुट बना, ये हो गया प्रोडक्शन फंक्शन, इसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर लेबर मैनेजमेंट, दैट इज व्हाट ह्यूमन रिसोर्स, R&D, ठीक है। इनके साथ में फाइनेंस का क्या संबंध है, रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस विद द अदर बिजनेस फंक्शंस। ये बिजनेस के फंक्शंस है जो इन्होंने डायग्रामेटिकली बोले, इनके साथ फाइनेंस का क्या संबंध, बोलोगे क्या, थोड़ा परचेस के लिए बोलो क्या, एनीथिंग इन योर माइंड। परचेस फंक्शन देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट किया है, ये PDF भी आपके साथ में शेयर किया है। आई थिंक सो मुझे ना इसको अलग से लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू मेक अ चार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अब देखो परचेस फंक्शन, परचेस क्या करते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल। मुझे बोलो कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग पेपर 8 आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़े क्या, रीऑर्डर लेवल, EOQ है ना, और रीऑर्डर क्वांटिटी। क्यों करते हैं हम ये, क्योंकि हमारा पैसा कम से कम लगे और हमको रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो। याद है ना कॉन्सेप्ट, EOQ वगैरह याद करो, जहां पे वो कैरिंग कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट वो इक्वल होती है और क्या मिनिमम होती है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे बोली है, देखो, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड एक्साइज मैक्सिमम कंट्रोल, वेरियस मटेरियल मैनेजमेंट टेक्निक मतलब क्या, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज, determination of stock level, perpetual inventory system, etc. are applied. The task of finance manager is to arrange the availability of cash when the bills for purchase become due. मतलब क्या, जब हमने रॉ मटेरियल परचेस करके लाया था, उनको बोला था सामने वाले पार्टी को, क्या हम लोग 10 डेज में पेमेंट कर देंगे, 10 दिन बाद ड्यू डेट है, तो कैश अवेलेबल करना और बिल को पे करना ड्यू डेट पे किसका जिम्मेदारी है, फाइनेंस मैनेजर का, टू अरेंज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एंड पे फॉर द परचेज। इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन मतलब क्या, प्रोडक्शन करना है तो हेवी इन्वेस्टमेंट किस पे लगेगा, मशीनरी, मशीनरी और क्या, इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स और स्किल्ड लेबर्स, हेवी इन्वेस्टमेंट लगेगा इस पे। तो क्या बोल रहे हैं देखो, द प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्व्स हेवी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, ये फिक्स्ड एसेट्स ही है, एंड इन वर्किंग कैपिटल, ये देखो स्किल लेबर वगैरह को पेमेंट कर रहे हैं हम, उसके बाद में डेटर्स वगैरह भी क्रिएट होंगे। नेचुरली अ टाइटर कंट्रोल बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव एसेट्स बिकम नेसेसरी, कि मतलब ऐसा नहीं कि कितनी भी मशीन्स ले रहे हैं, कोई भी मशीन ले रहे हैं, मशीन में भी देखो भाई कौन सी मशीन कॉस्ट इफेक्टिव होगी, ठीक है। वो अपन देखो कैपिटल बजटिंग या कैपिटल मैनेजमेंट, जब वो चैप्टर आएगा ना तो वहां पे अपन इसको और डिटेल में सीखेंगे कैसे हमने इसको मैनेज करना चाहिए। इट इज मस्ट सीन दैट देर इज नाइदर ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन, मतलब क्या, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 4 मशीन खरीद ली एक साथ, ओवर कैपिटलाइजेशन कर लिया, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए एक ही मशीन खरीदी, अंडर कैपिटलाइजेशन। Cost benefit criteria should be prime guide in allocating funds and therefore finance and production manager should work in unison. ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब इतना कैपिटल इन्वेस्ट करके मुझे इससे रिटर्न कितना मिलेगा, इससे कितना प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करके मैं आउटपुट कितना क्रिएट करूंगी, उसको बेचूंगी कैसे, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बोलो सीट, पॉज हुआ क्या, sorry for the interruption guys, there's Krishna sir here for audit class, so therefore I told him that wait for few minutes so that I can complete these, है ना, इतना कंप्लीट करके फिर वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलो हम आते हैं इस पे, तो कौन कौन सी चीजें हमने कंप्लीट कर ली, परचेस फंक्शन, देन अनदर इज प्रोडक्शन फंक्शन,
थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द एंड कंज्यूमर. आउटपुट, रॉ मटेरियल लाया ही आउटपुट क्रिएट करने के लिए, प्रोडक्शन हो गया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. Objective of distribution function is making available the goods to end consumer, as every aspect of distribution function involves cash outflow. Obviously, अगर समझो कस्टमर कोई और मार्केट में होगा, obviously that customer won't come to us to factory every time. ठीक है, we need to make this goods available to the place. मतलब क्या, एक ट्रेडर जहाँ पे कोई शॉप होगा या फिर ऐसा एरिया जहाँ पे उन कंज्यूमर्स का ज्यादा भीड़ है, ठीक है, तो ऐसे मार्केट में लेके जाके हमको उस प्रोडक्ट को बेचना है. व्हाट वी विल डू इज वी विल मेक देम अवेलेबल द गुड्स विद दिस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. जैसे ट्रक में बोलो या लोडिंग कोई भी चीज होगी उसमें लोड करके हम लोग अवेलेबल करेंगे, उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा कैश आउटफ्लो का. And every distribution activity is aimed at bringing out the inflow of cash to consumer. से पैसा आएगा. Both the functions are closely interrelated and hence should be carried out in close union. ठीक है, तो कैश आउटफ्लो भी है तो कैश इनफ्लो भी है, both work hand in hand. तो therefore इसका भी कनेक्शन किसके साथ हो गया? फाइनेंस के साथ. But the main thing is making goods available to end consumer. देन व्हाट? अकाउंटिंग फंक्शन. अकाउंटिंग फंक्शन क्यों? रॉ मटेरियल परचेस किया तो इसके बिल्स होंगे, इसके बिल्स होंगे. ये हमने फिक्स्ड असेट खरीदी, इसके बिल्स होंगे, इसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा ना. अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो ऑडिट कैसे होगा? समझा क्या मेरी बात? वो कृष्णा सर आपको बोलते होंगे ना, ऑडिट ऑफ डेटा, ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑफ स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसका हम ऑडिट करते हैं. तो ऑडिट कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ब्रह्मांड से कुछ उतर के नीचे है और उसको ऑडिट कर रहे हैं, नहीं, ये सबका ही ऑडिट होता है. ये बिल्स लाखों में होते हैं, लाखों में, हजारों में, लाखों में होते हैं. इन बिल्स का क्या करना? ऑडिट, कि हाँ सच में ये बिल है, ये परचेजिंग हुआ है क्या. पूरे उतने बिल्स नहीं करते बट हम सैम्पलिंग करते हैं. अगर सैंपल्स राइट है तो हम मानते हैं कि पूरा का पूरा जो वो बिल का परचेज एरिया है वो करेक्ट है. करेक्ट नहीं बोल सकते, फेयर बोल सकते हैं. We said that it's true and fair view. रादर अगर पूरा चेक कर लेंगे उसमें कुछ नहीं मिला, फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी, तो हम बोलेंगे ट्रू एंड करेक्ट. बट इतना ऑडिट करने जाएंगे तो साल भर में एक ही ऑडिट कर पाएंगे. ठीक है, साल भर में हमको बहुत सारे ऑडिट्स मैनेज करने होते हैं. तो व्हाट वी डू इज सैम्पलिंग. सैम्पलिंग करेंगे तो भाई इतने 10,000 बिल्स है तो उसमें से हम लोग 1000 निकालेंगे, बाकी 9,000 तो चेक भी नहीं किए. That 1,000 bills will represent all the 10,000 bills. अगर वो 1000 करेक्ट हो गए तो हम मान लेंगे कि बचे हुए 9,000 भी सही है, ऐसे ही है. We will say correct and fair view, true and fair view, correct नहीं, true and fair view. It is never said true and correct, it is said true and fair. तो ये इसमें होगा बिल्स, फिर इसमें होगा ये प्रोडक्शन के, मतलब कुछ ये मशीनरी वगैरह खरीदी है हमने, इक्विपमेंट्स खरीदे, इसके बिल्स होंगे. डेप्रिसिएशन चार्ज होता होगा, उसका अलग से क्या कैलकुलेशन होता है वो. फिर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, ये यहाँ पर हमने देखा ये आउटफ्लो इनफ्लो ऑफ कैश, मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर मतलब कस्टमर, तो इसके भी कुछ बिल्स वगैरह होंगे, इसका कुछ तो बना होगा, डिलीवरी नोट वगैरह कुछ बना होगा. उन सब का हमको क्या करना है? अकाउंटिंग. The efficiency of whole organization can be greatly improved with correct recording of financial data. Greatly improved with what? Correct recording of financial data. All the accounting tools and control devices necessary for appraisal of finance policy can be correctly formulated if the accounting data are properly recorded. ये policy वगैरह जो है ना, finance policy, ये हम बराबर से फॉर्मुलेट कर सकते. ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेगा अगर ये रिकॉर्डिंग प्रॉपरली होगा. तो क्या? फाइनेंशियल डेटा. फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स. कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स मतलब हमने जहां जहां से पैसा रेज किया है उसका कॉस्ट क्या है. डिबेंचर से किया है तो 10% लग रहा है, बैंक से पैसा लिया है तो 6% हमको लग रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया तो वो बोल रहा है 7% दो हमको, इक्विटी से लिया है तो उनका तो पता नहीं, अभी बिजनेस पे डिपेंड होगा कि हम लोग उनको कितना पे करेंगे. सो ऑल इन ऑल कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, कि रेज करके मुझे कितना पे आउट कर देना है इंटरेस्ट फॉर्म में लोगों को, और क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ सच फंड्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. लिक्विडिटी पोजीशन मतलब क्या, पैसा हमेशा मेरे पास कितना अवेलेबल होता है टू कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स, पे टू क्रेडिटर्स, पे डे टू डे एक्सपेंसेस वगैरह. फोरकास्टिंग ऑफ सेल्स,
मार्केटिंग वगैरह करके पता चलेगा कि सेल्स फ्यूचर में कितना हो सकता है एक्सेट्रा। कैन बी एफिशिएंटली कैरिड आउट इफ द फाइनेंशियल डेटा सो रिकॉर्डेड आर रिलायबल। रिलायबल मतलब क्या? रिलायबल मतलब क्या? व्हाट इज मीन बाय रिलायबल? कि कोई चीज को देख के, कोई प्रूफ को देख के मैं ये मान लूं, मैं ये रिलाय कर लूं। अपन बोलते ना ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, इस पे मैं ऑल टाइम रिलाय कर सकती हूँ, और वो झूठ भी बोलेगा तो मैं बोलूंगी कि नहीं यार तू सच बोल रहा है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट पर्सन शुड नॉट टेल लाई। तो हमारा जो एविडेंस होता है या जो भी हमारे पास में डॉक्यूमेंट्री डेटा, जो भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, इट शुड बी रिलायबल। मतलब मैंने इस पे भरोसा कैसे करना चाहिए, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए इसके साथ। समझो मैंने एंट्री कर दिया टैली में, परचेज गुड्स फॉर सो एंड सो, 10 लाख रुपए का मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, बता बिल बता इसका। और बिल भी रिलायबल होना चाहिए, मतलब से बिल है कुछ तो भी, PQR कंपनी, और वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, देन हाउ शुड आई रिलाय? हाँ बट कोई जानी मानी कंपनी है जो एकदम ऑन रिकॉर्ड है, गूगल पे मैं सर्च करूँ तो मुझे 2 मिनट में मिल जाएगा, उसका सारा GST नंबर वगैरह के साथ में, मतलब एक प्रॉपर इनवॉइस के साथ में, टैक्स इनवॉइस के साथ मेरे पास अगर बिल अवेलेबल है, देन आई कैन टेल दैट यस दिस इंफॉर्मेशन इज रिलायबल। तो मेरे लिए ये सारी चीजें करना मतलब क्या, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, फंड्स, इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, लिक्विडिटी पोजीशन, फोरकास्ट ऑफ सेल्स, ये इजी हो जाता है। हाँ बट अगर ये रिलायबल ही नहीं है, ये इंफॉर्मेशन ही फेक है, तो बाकी सारी चीजें क्या करूं मैं? आई कांट हेल्प इट, बाकी सारी चीजें भी फेक होगी फिर। Hence the relationship between the accounting and finance is intimate and the financial manager has to be depend heavily on accuracy of accounting data। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? Finance manager has to depend heavily on the accuracy of accounting data। अगर अकाउंटिंग प्रॉपर हुआ है तो बाकी सारी चीजें भी प्रॉपर है, नहीं तो अकाउंटिंग गड़बड़ तो सब फ्रॉड, कंपनी फ्रॉड। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, लोगों से लेन देन, मतलब क्या, एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज बोलने के बाद में आपको क्या समझ आता है? पेपर 8 को अगेन याद करो, क्या बोला है? प्रॉपर वेज स्ट्रक्चर, इंसेंटिव्स, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन कब कैसे करना है, क्या क्राइटेरिया रहेगा कि आप डिसाइड करोगे कि ये फलाना पर्सन को मुझे प्रमोशन देना है। ठीक है। सो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड अदर फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज, ऑल दीज मैटर्स अफेक्ट फाइनेंस। मतलब क्या? प्रॉपर वेज स्ट्रक्चर, पैसा जा रहा है, इंसेंटिव स्कीम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनको हम कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं। प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी मतलब क्या? अभी 10 लाख का पैकेज था, अब उनको बढ़ा के दे देंगे 13 लाख का पैकेज। ऑफ कोर्स देयर इन्वॉल्व्स money, मतलब finance. So all these matters affect finance, but the finance manager should know the organization can afford to pay or not, only what can it bear। ऐसा नहीं बोलना चाहिए अच्छा ठीक है बहुत ही अच्छा काम किया, प्रमोशन हो गया, 10 लाख का पैकेज था ना, चलो 16 लाख पैकेज। अरे कंपनी दे सकती है क्या उतना? कंपनी के पास लेवरेज है क्या उतना कि उतना जो पैसा है वो, अच्छा एक एम्प्लॉय होगा क्या? वैसे प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी पे तो 4 लोग होंगे, फिर 4 लोग को उतना देना मतलब पॉसिबल है क्या? कैन द कंपनी बेयर दैट? इट मीन्स दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन HR मैनेजमेंट एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये देखो एक्सपेंडिचर जितना हो रहा है उतना एक्सपेक्टेड रिटर्न हो रहा है क्या? मतलब उस एम्प्लॉय से हमको उतना बेनिफिट भी हो रहा है क्या? ऑन सच इन्वेस्टमेंट थ्रू लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब क्या? उसके काम से मुझे कंपनी को इतना बेनिफिट हो रहा है क्या कि मैं इतना पे करूं उसको? शुड बी कंसिडर्ड इन फ्रेमिंग अ साउंड HR पॉलिसी। Therefore, relation between finance and HR department should be intimate। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट एंड सोफिस्टिकेशन, R&D का मतलब ही वो होता है कि हमारे प्रोडक्ट में, हमारे कंपनी में, हमारे कंपनी के पॉलिसी डिजाइन में कुछ इंप्रूवमेंट हो, दैट इज कॉल्ड एज R&D फंक्शन। उसके लिए भी क्या होता है? पैसा लगता है। of an existing product and introduction of your newer varieties, बोला ना मैंने आपको, न्यू डिजाइन बोलो या चेंजेस इन द ऑलरेडी जो प्रोडक्ट डिजाइन है उसमें चेंज करना, पैसा लगता है उसमें। द फर्म इज बाउंड टू ग्रेजुअली आउट मार्केट एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब ऐसा बहुत कंपटीशन है ना, तो बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया, आउट मार्केट हो गया, उसको जल्दी रेनोवेट करो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करो, या उसी प्रोडक्ट को कुछ नया करके लॉन्च करो मार्केट में, तो कुछ बात बनेगी, नहीं तो गॉन। However, sometimes expenditure on R&D involves heavier amount, ठीक है, heavier amount, and this
प्रोपोर्शनेट टू फाइनेंशियल कैपेसिटी, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सोच के रखा था 6 लाख रुपए इस बार R&D पे एक्सपेंस करेंगे, बट प्लानिंग करते करते, लोगों से बातचीत करते करते इट हैज गॉन टू 12 लाख, 14 लाख। Disproportionate to financial capacity. In such case, it is financially cripples the enterprise and the expenditure ultimately ends in FESCO. On the other hand, cutting down of research development blocks the improvement and diversity. देखो heavy expense करेंगे तो अरे यार कितना expense कर दिया, और सच में उतना प्रोडक्ट अच्छा चलने वाला है क्या, ये अगर ऐसा कर दिया तो, और नहीं किया तो, अगर मैंने कॉस्ट कटिंग कर दी तो, कट डाउन द कॉस्ट ऑफ दिस R&D मतलब क्या, आई एम ब्लॉकिंग द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। मतलब एक कोई पर्सन है बोल रहा है आप मुझे 14 लाख रुपीज दो, आपको बहुत बढ़िया डिजाइन करके दूंगा, मार्केट करके दूंगा, है ना, इसके लिए रेडी आपके लिए बेस अवेलेबल होगा, बट मैं बोलती हूँ नहीं नहीं अभी इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, सो आई एम ब्लॉकिंग एंड स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। मतलब क्या, कुछ नया करना उसको मैं ब्लॉक कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पैसा नहीं खर्च करना है, ज्यादा पैसा, ठीक है। सो कटिंग डाउन हो गया कॉस्ट का, वो कि मैंने 6 लाख बोला ना तो 6 लाख 5 लाख ही करना है मुझे, 14 तक मुझे नहीं करना है एक्सपेंस। So therefore blocking of improvement and diversification. Usually this balance is struck out by joint efforts of finance manager and the person in charge of RD. इससे क्या होता है कि भाई अगर हमको बैलेंस करना है, मतलब क्या, ना 6 लाख ना 14 लाख, मुझे क्या करना है, एक 10 लाख तक डील को सेटल करना है, तो फिर देयर gets an involvement of the person. It is a joint efforts of finance manager and the person in charge of R&D. इन दोनों लोगों के साथ मिलजुल के अगर काम करके देखेंगे तो मे भी हमारा इफेक्टिव कॉस्ट में ज्यादा अच्छा R&D हो जाएगा, ठीक है। देन की डिसीजंस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, आई थिंक देयर आर 2 to 3. इन्वेस्ट कैसे करे, कहाँ कहाँ करे, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेजेस, ये सारा अलग अलग से मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको। और डिविडेंड मतलब क्या, डिविडेंड की पॉलिसी, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिविडेंड कितना लोगों को बांट देना है और कंपनी में रिटेन कितना करना है, ये आपको आई होप अभी तक तो पता चल गया होगा कि ये दोनों का मीनिंग क्या है, कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल। अब जो डिटेल में हमको डिस्कस करना है वो है ये और ये, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो ये आपको समझा है। रिपीट करेंगे एक बार क्या क्या है। परचेज फंक्शन, इसमें हम देखेंगे EOQ, स्टॉक लेवल देखेंगे, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम देखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश करेंगे जब भी हमको क्या करना है, पेमेंट करना है रॉ मटेरियल का। प्रोडक्शन फंक्शन में हेवी इन्वेस्टमेंट होता है फिक्स्ड एसेट पे, ना हमको ओवर कैपिटलाइजेशन करना है ना हमको अंडर कैपिटलाइजेशन करना है। व्हाट वी वांट टू डू इज एलोकेशन ऑफ द फंड्स इफेक्टिवली ऑन दिस पर्टिकुलर कैपिटल थिंग्स, मतलब कैपिटल एसेट्स पे। देन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू एंड कंज्यूमर, हम जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारा आउटफ्लो भी होगा, और जब हम लोग वो गुड्स को बेच रहे हैं फाइनल कंज्यूमर को तो इनफ्लो भी होगा। सो देयरफॉर क्लोजली इंटर रिलेटेड फंक्शंस है, इसीलिए इन दोनों का भी मेलताल है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग फंक्शन, प्रॉपरली अगर सारा डेटा रिकॉर्डेड रहेगा, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिटर्न, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हुआ है, कौन कौन सी एसेट खरीदी है, और भी जितना एक्सपेंस वगैरह हो रहा है सब, तो हम लोग फोरकास्ट ऑफ सेल्स वगैरह प्रॉपर कर पाएंगे। हमको इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए रहेंगी इसमें, रिलायबल। अगर रिलायबल इंफॉर्मेशन रहेगी तो हम ये डिसीजंस को प्रॉपर ले पाएंगे। देयरफॉर देयर इज अ हेवी रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंस मैनेजर एंड अकाउंटिंग डेटा। ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन मतलब क्या, प्रॉपर वेज स्ट्रक्चर, इंसेंटिव, प्रमोशनल एक्टिविटीज, उनको हम ये सारी चीजें देंगे तो कंपनी ने ये भी सोचना चाहिए क्या कैन दे अफोर्ड टू पे दैट मच, उतना उनसे रिटर्न होगा, उतना प्रोडक्टिविटी वो एम्प्लॉयज दिखा पाएंगे। एक ही एम्प्लॉयज का प्रमोशन होगा क्या, नहीं, वहां पे मल्टीपल लोगों का प्रमोशन हो सकता है, तो देखना है कि कंपनी इतना अफोर्ड कर भी सकती है या नहीं। देयरफॉर द फंक्शन बिटवीन द टू। एंड उसके बाद में है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन। ग्रेजुअली हमारा प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाएगा अगर हम R&D पे अगर काम नहीं करेंगे तो। R&D मतलब क्या, हमारे प्रोडक्ट को डिजाइन करना, न्यूअर वैरायटी ऑफ गुड्स लेके आना, डाइवर्सिफाई करना है तो वैसा देखना, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है अगर वो मार्केट में चल नहीं रहा है या बहुत कॉम्पिटिशन आ गया तो हमारे प्रोडक्ट को और नए तरीके से मार्केट में कैसा प्रेजेंट करना, कैसे लॉन्च करना, विच विल have a requirement of capital, ज्यादा पैसा,
इट विल डिमांड मोर ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी. अगर हम लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पाए तो समवेयर वी आर क्या बोलते हैं उसको, वी आर ब्लॉकिंग द थिंग फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी. एंड देन यूजुअली अगर हमको बैलेंस करना है दोनों के बीच में, मतलब क्या R&D एंड मनी के बीच में, फाइनेंस के बीच में, तो दोनों लोगों को एक साथ आके कुछ तो एक ऑप्शन निकालना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सो दैट दोनों की भी बात रह जाए, हमारा R&D भी हैम्पर नहीं हो और हमारा जो पैसा है वो भी हैम्पर ना हो. सो ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट, क्या है ये सब, रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस विद अदर बिजनेस फंक्शन, परचेज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे ही मैंने लिख दी है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स. ऑल राइट, I hope so we are good to sign off today. Chalo, have a good day guys and bye bye.